चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक और फ्यूचर में अंतर क्या होता है, वही समझ है ना। तो इक्विटी, ये है इक्विटी और ये है फ्यूचर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो देखो ये है कि शेयर्स को ना आप सिंगल यूनिट भी बाय कर सकते हो, ठीक है, शेयर की, और सेल भी कर सकते हो, पहला। पर यहाँ पे ना जैसा हमने पढ़ा ना स्टैंडर्ड लॉट साइज है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, वो एक शेयर नहीं हो सकता, वो तो बहुत सारे शेयर्स का एक लॉट है, ठीक है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, यहां पर बाय करने के लिए आपको मार्जिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मार्जिन की जरूरत यहां पे पड़ती है, पर ये जो मार्जिन होता है ये सिंगल शेयर, डबल शेयर, ट्रिपल शेयर, जितने शेयर आप खरीदेंगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। यानी बाय मार्जिन 100% यहाँ पे 100%। इसका मतलब है एक शेयर बाय करने के लिए 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, 100% पेमेंट करने के बाद शेयर बाय कर रहे हो। बट यहां पर आपको 100% मार्जिन नहीं देना पड़ता, आपको मार्जिन का यानी टोटल मार्जिन का एक परसेंटेज देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर जो मार्जिन पे करते हो ना आप, जो मार्जिन की पेमेंट होती है वो क्या होती है, परसेंटेज ऑफ लॉट साइज, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से क्या बोलेंगे, 100 रुपए अगर आपने पे करने हैं तो यहाँ पे तो 100% मार्जिन हो गया ना। पर यहाँ पे 100% मार्जिन थोड़ी हुआ, यहाँ तो उस 100% का एक परसेंटेज है। यानी अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो यहाँ पे 20 से पार्शल बोल सकते हैं, पार्शल बोल सकते हैं, यहाँ पे तो पार्शल लिखते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड होता है। तो यहाँ पर हम पार्शल पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो पार्शल पेमेंट करते हैं यहाँ पे, ये दूसरा अंतर हो गया। यहाँ पर इसकी ऐसे नहीं होगा, वहाँ पर हमें फुल पेमेंट लिखेंगे और यहाँ पर मार्जिन पेमेंट लिखेंगे? नहीं सर, उसको भी मार्जिन ही बोलते हैं सर, इसलिए मैंने 100% लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, Every future must have a different percentage of that. यस यस यस, वेरी करती है वो। अब यहाँ पर ना जो इक्विटी होती है ना, इसकी कोई एक्सपायर नहीं होती। डिसाइड करता है मार्जिन पेमेंट सर एक्सचेंज डिसाइड करता है बेस्ड ऑन रिस्क, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो अभी तो डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा डिफरेंस ये है कि इसकी एक्सपायरी नहीं होती, नो एक्सपायरी। यानी आपने इसे होल्ड किया तो जिंदगी भर होल्ड करिए, कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। पर यहाँ पर इसकी एक स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका लॉस है लिमिटेड है, आपका जो लॉस है लिमिटेड है। आपके शेयर का प्राइस 0 हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा भाई, 0 से ज़्यादा क्या ही लॉस होगा आपको। आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये का शेयर 0 हो गया भाई, यही तो नुकसान है आपका। तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, पर यहाँ पे जो आपका लॉस है ना वो अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड पता है कैसे है, आपने एक शेयर खरीदा, कितने का खरीदा आपने, मान लो खरीदा MRF का शेयर खरीद लिया आपने, फ्यूचर खरीद लिया, तो अभी चल रहा है वो 1.5 लाख पे चल रहा है मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब वो फ्यूचर्स, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए नीचे आएगा इनटू लॉट साइज, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, जिसे मैं अनलिमिटेड नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो एक लिमिट है उसकी भी। पर MRF का शेयर यहाँ से अगर तुमने शॉर्ट किया और वो 10 लाख चला गया, 20 लाख चला गया, 50 लाख चला गया, तो उसकी तो कोई लिमिट थोड़ी है। तो आपका वहां पर जो लॉस है वो अनलिमिटेड होगा, नहीं होगा, जितना शेयर का प्राइस। अब कितना ऊपर जाएगा इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, है कि लिमिट नहीं है। तो फ्यूचर को जब आप शॉर्ट करते हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। तो ये 4 अंतर होते हैं इक्विटी और फ्यूचर में। अब यहाँ पर सेटलमेंट कब होता है, अब सेटलमेंट यहाँ पर देखो डेली होता है अगर मैं सेटलमेंट वाला लूँ, पर यहाँ तो कोई सेटलमेंट है नहीं ना, आपने खरीद लिया जब बेचा आपने, तो जब बेचोगे डिलीवरी करोगे तो सेटलमेंट उसके बाद होगा, पर यहाँ डेली बेसिस पर सेटलमेंट हो रहा है। तो पांचवा अगर हम इसका अंतर ढूंढें तो यहाँ पर सेटलमेंट होता है डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी सेटलमेंट होता है और यहाँ पर डेली सेटलमेंट होता है। मतलब फ्यूचर अगर आज हमने मॉर्निंग में खरीदा तो शाम तक हमें प्रॉफिट या लॉस हो जाए जी, डे में होता है। डेली लॉस प्रॉफिट का सेटलमेंट डेली होगा सर, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा, डेली बेसिस पर होगा, जो भी आपने मार्केट। नहीं 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 सर, स्क्वायर ऑफ इसे तब करना पड़ता है जब इसकी एक्सपायरी तक आपने होल्ड किया हो। अभी बताता हूँ सर, ठीक है। अभी ये अंतर सबको समझ में आया। अनलिमिटेड लॉस
अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस का मतलब हो गया कि कितना भी लॉस हो सकता है। मान लेते हैं आपने कोई शेयर सेल किया, मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई शेयर शॉर्ट किया 100 रुपये पे, अब ये 1 लाख नहीं हो सकता क्या बढ़कर? हो सकता है ना, तो 1 लाख हो जाएगा तो अनलिमिटेड लॉस है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना लॉस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इसी को अनलिमिटेड लॉस कहते हैं। तो आप सबसे पहली टर्म, अच्छा इधर ध्यान से देखो, आप कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म समझ में नहीं आएगी फिर चीज़ें आपको वो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर टर्म्स, सबसे पहली टर्म स्पॉट प्राइस। जब भी हम फ्यूचर या ऑप्शंस में टर्म्स की बात करें तो ये टर्म यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म जिसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है समझ लो। स्पॉट प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जब भी आप कोई भी शेयर ट्रेड करते हो ना, तो जो शेयर आपकी स्क्रीन पर होता है, जो शेयर आपकी स्क्रीन पर है और उसका जो प्राइस चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस। आ रहा समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, वो 100 रुपये का है, ठीक है, उसका स्पॉट क्या है? 100 रुपये, और मार्केट में वो ट्रेड हो रहा है, यानी उसका LTP कितना है? 100 रुपये, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यही स्पॉट हुआ, यही मार्केट प्राइस हुआ, तो ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। दूसरा फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड होने वाला प्राइस फ्यूचर प्राइस होता है। यानी फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसे हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं फ्यूचर प्राइस चल रहा है 101 रुपये, स्पॉट में प्राइस कितना है? 100, पर फ्यूचर में प्राइस कितना है? 101। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो नॉर्मली देखा जाता है, स्पॉट और फ्यूचर में हमेशा डिफरेंस देखा जाता है। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा XYZ शेयर का स्पॉट प्राइस है 100 रुपये, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 101 रुपये, तो इसी को बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि स्पॉट प्राइस कम है, फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है। तो जब स्पॉट प्राइस कम हो और फ्यूचर प्राइस ज़्यादा हो तो इस केस को बोला जाता है प्रीमियम। कल ये सवाल आया था, मैंने बोला था आज जवाब दूंगा। इसे बोला जाता है प्रीमियम, ठीक है। जब स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ज़्यादा हो तो इसे बोला जाता है प्रीमियम। इसकी वजह क्या होती है समझ लो। इसकी 2 वजहें होती हैं। पहली वजह कि जब लॉन्ग एक्सपायरीज होती है ना, नॉर्मली फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28, तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो कम होगी। और जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, उसकी एक्सपायरी ज़्यादा होगी। मान लेते हैं जुलाई में आपको पूरे महीने ट्रेडिंग के लिए मिल रहे हैं 24, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और फरवरी में मिल रहे हैं 18, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो 18 कम है या 24 ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज जिस एक्सपायरी में ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग एक्सपायरीज। अक्सर लॉन्ग एक्सपायरीज जब मार्केट की होती हैं तो फ्यूचर्स अधिकतर प्रीमियम पर ही ट्रेड करते हैं। अब इसकी वजह समझ लो, क्यों है इसकी वजह। मैं आपको अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दूं, 18 दिन के लिए दूं, तो आप मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे या 24 दिन में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ कैरी दैट 1 लाख रुपीज इज हायर इन केस ऑफ 24 डेज, विच मीन्स जिसकी एक्सपायरी लॉन्ग होगी उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी भी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए प्रीमियम पे अक्सर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं जिनकी लंबी एक्सपायरीज जिन मंथ में होती है। ये है इसका जवाब टेक्निकल, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्पॉट ज़्यादा होता है फ्यूचर कम होता है तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट की वजह समझ लो, जब भी शेयर में डिविडेंड अनाउंस किया जाता है शेयर डिस्काउंट पे चला जाता है। शॉर्ट एक्सपायरीज जब होती हैं तो डिस्काउंट पे फ्यूचर्स चले जाते हैं। ये 2 वजहें होती हैं जिसकी वजह से स्टॉक का फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब तीसरी जो टर्म है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज, जितने डेज के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल नॉर्मली ना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की 7 डेज, 30 डेज और 90 डेज की होती हैं। आपने देखा है ऑप्शन 7 डेज में एक्सपायर हो जाता है, 30 डेज में भी होता है और 90 डेज के भी कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड सिल्वर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो वो भी है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है ये 7 डेज, 30 डेज एंड 90 डेज की हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब हो गया द नंबर ऑफ डेज जिसके लिए ये डिजाइन किया गया है पूरा कॉन्ट्रैक्ट।
अब ये 7 दिन ओवर होने के बाद क्या होगा, एक्सपायरी हो जाएगी। तो एक्सपायरी हम उसको कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है और ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब यहां पर 7 तो नाम के हैं सर, है तो 5 ही। हाँ जी, हाँ 7 तो नाम के हैं पर है तो 5 ही, पर एक्चुअली में 7 दिन कहा जाता है, तो बस हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज का डिजाइन हुआ है ऑप्शन का और नेक्स्ट वीक वो एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल पकड़ते हैं यहाँ पे, तो हम निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये 2 एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो 30 डेज के लिए बनता है और ये वीकली ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 7 डेज के लिए एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायरी कब होती है इसकी मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे, ठीक है। लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होगी और इसकी एक्सपायरी कब होगी, एवरी थर्सडे। तो एवरी थर्सडे, ठीक है। अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, मान लेते हैं लास्ट थर्सडे था, एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायरी के बाद अब इसे डेट भी समझ लेते हैं, लास्ट, ठीक है, 27 जून को लास्ट थर्सडे था, तो इसकी एक्सपायरी हो गई। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फ्यूचर्स के होल्ड करे हुए थे ना, फ्यूचर्स के कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो भी आपने होल्ड करे हुए थे वो सारे के सारे जून में एक्सपायर हो गए। तो अब एक्सपायरी वाले दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। तो जब एग्जिट करना पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद ट्रेड नहीं होगा, यानी 27 जून 3:30 PM के बाद कोई भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जून वाला अवेलेबल नहीं होगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई देखो, इसे मैं सेपरेट पेज पे समझाता हूं। अभी मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर्स एक्सपायरी और मैंने आपको पढ़ाया ऑप्शन एक्सपायरी, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ऑप्शन की एक्सपायरी 7 डेज में भी होती है, 30 डेज में भी होती है। अब 30 डेज में किसकी होती है, स्टॉक्स की होती है। 7 डेज में किसकी होती है, इंडेक्स की होती है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो। अब फ्यूचर की एक्सपायरी 30 डेज में ही होती है, चाहे वो इंडेक्स है चाहे वो स्टॉक है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो इंडेक्स है, अगर हम इसे निफ्टी मान लें तो निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे, यानी 30 डे वाली लास्ट थर्सडे, जब भी लास्ट थर्सडे होगा मंथ का, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, क्लियर है। अब एग्जांपल के तौर पर मानते हैं 27 जून 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट जून वाला एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब 28 जून से कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, जुलाई, ठीक है। अब चल तो जून ही रहा है ना टेक्निकली, पर काम शुरू हो गया जुलाई से। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपायरी है इसकी लास्ट थर्सडे। तो लास्ट थर्सडे के बाद हमें ये मानना पड़ेगा कि जुलाई फ्यूचर चल रहा है। अब क्या इस जुलाई फ्यूचर में आप 28 को काम करेंगे, 27 को करेंगे? अगर आपका मन कर रहा है 1 जून को कि भाई मुझे जून के फ्यूचर में काम नहीं करना, जुलाई के में करना है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हो। पर क्यों आप नहीं करते हो? सवाल तो ये भी, अगर कर सकते हो तो क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते हो क्योंकि जब हम करंट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। अगले कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन कम होता है, उसके अगले कॉन्ट्रैक्ट में और कम होता है। तो पार्टिसिपेशन जहां पे ज्यादा होगा, लिक्विडिटी जहां ज्यादा होगी, आप वहां काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ना। अरे मेरी बात समझ में? इसलिए आप करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला, मैं जुलाई से काउंट कर रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है इसे कहते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं नियर कॉन्ट्रैक्ट और इसे कहते हैं फार कॉन्ट्रैक्ट। तो आज मान लेते हैं 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को या सितंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो। पर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम है, इसमें ज्यादा है। हरी बात समझ में? क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है कि जब आप फ्यूचर को बाय करोगे ना, तो आप एक सर्टेन टारगेट के लिए करते हो। अब ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने 28 जून को जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। शेयर का नाम है XYZ शेयर, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, और यहाँ पर मेरा जो टारगेट है ना वो 120 रुपये का टारगेट है मेरा। अब हुआ ये कि जुलाई के महीने में 120 का प्राइस आया ही नहीं, आया नहीं, तो मैं क्या करूँगा? और मुझे पता है आएगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगस्त में भी इस पोजीशन को होल्ड करूँगा ना, जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा।
पर एक बात बताओ, ये तो जुलाई के महीने में एक्सपायर हो जाएगा ना, तो जब मैं होल्ड करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली अगला कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा। तो जब मैंने सेम पोजीशन, यहां पर मैंने बाय किया था, जब मैंने सेम पोजीशन जुलाई वाली अगस्त में कन्वर्ट कर दी, तो इसको बोला जाता है रोल ओवर। क्या बोला जाता है? रोल ओवर। तो आपको रोल ओवर करना पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट जब सेम पोजीशन आप करंट मंथ के निकाल के नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करते हैं, इसी को रोल ओवर बोला जाता है। और ये करना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो जाएगा ना, और एक्सपायरी के बाद अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसे शिफ्ट करना पड़ता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे रोल ओवर वर्ड का यूज किया जाता है। एक्सपायरी की डेट रोल ओवर होता है कि पहले भी आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। प्राइस बढ़ गया सर वो रिस्क रहेगा हमेशा मार्केट, उस पर कुछ नहीं कर वो सकते। फिर हमें नए प्राइस पे रोल ओवर हो जाएगा। रोल ओवर तो नए प्राइस पे ही होता है सर। ये बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब ये वाला XYZ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किया है ना, तो रोल ओवर से पहले मुझे नील करना पड़ेगा ये पोजीशन। तो नील करने के लिए जब बाय किया है मैंने, तो मेरे को सेल करना पड़ेगा, तो पोजीशन नील हो गई। फिर अगेन मैंने क्या किया, अगस्त वाला बाय कर लिया, तो मेरी नेट पोजीशन बाय में खड़ी हो गई। इसी को रोल ओवर बोला जाता है। तो पहले मुझे एक बात बताइए, एक्सपायरी समझ में आया, रोल ओवर समझ में आया, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है ये समझ में आया, क्योंकि अभी तक मैंने ये बताया आपको। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।